नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको कल मैंने बताया था कि अब जब तक कोचिंग सेंटर दोबारा से खुल नहीं जाते हैं, जब तक लॉकडाउन नहीं हट जाएगा, तब तक हम यूट्यूब पर ही एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करेंगे। और मैंने आपको बता भी दिया था कि एनसीईआरटी जो आपका जीके का एक तरीके से बिल्कुल जड़, जिसे मैं कह सकता हूँ, बेस आपका बनाकर चलेगी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज होती है एनसीईआरटी की, कक्षा 6 से लेकर। और कोशिश करेंगे हम आगे बढ़ते रहने की, जब तक आपका लॉकडाउन कम्प्लीटली अनलॉक में नहीं बदल जाता है, जब तक लॉकडाउन हट नहीं जाता है, तब तक काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। और जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी की पीडीएफ को मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। तो चलिए, एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है ये। और क्लास 6 में 3 बुक्स आपके चल रही हैं एसएस में। यदि आप देखेंगे तो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है। तो तीनों को ही हम कवर करेंगे। तो आज ज्योग्राफी से शुरुआत की है। ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है सौरमंडल में पृथ्वी। काफ़ी इजी लैंग्वेज है, जहाँ समझाने की बात आएगी वहाँ मैं समझाता चलूँगा। बाकी आपको केवल इतना सा काम करना है कि एनसीईआरटी है, ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। एनसीईआरटी को पढ़ लेना ही इनफ होता है। आप इसे केवल पढ़ लें बस। एक बार, 2 बार, 3 बार आप इसे पढ़ लेना इनफ होता है। बाकी जहाँ भी समझने की बात आएगी वहाँ मैं आपको समझाता रहूँगा। देखिए, सीधा सा हम पढ़ते हुए चलते हैं कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि छठी क्लास की बुक है, तो बच्चों को समझाने के लिए बहुत ईजी लैंग्वेज दी गई है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें ऐसी आएंगी जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है। और इतनी संख्या बढ़ती हुई चली जाती है कि आप उनकी गणना तक नहीं कर सकते। यानी आसमान में असंख्य तारे आपको दिखाई देते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जब वो टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देते हैं, चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसे चंद्रमा केवल चमकता है, टिमटिम नहीं करता है वो। तो कुछ तारे ऐसे होते हैं, कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो आपको चंद्रमा के समान दिखाई देंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे, ना कि टिमटिमाते हुए। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र का लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो चंद्रमा होता है वो आपको भी पता है कि 1 महीने में केवल एक ही बार दिखाई देता है। और वो कब दिखाई देता है? तो वो पूर्णिमा को दिखाई देता है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात यानी पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का मतलब इस दिन चंद्रमा है वो अपने पूर्ण आकार में आपको दिखाई देता है। और साथ में आपको बता दूं, ये ध्यान रखना कि जो शुक्ल पक्ष होता है, उस शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है वो 15वां दिन पूर्णिमा कहलाता है। आपने देखा होगा जो हिंदी महीने होते हैं उनमें उन्हें 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो आप ऐसे याद रख लें। देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एक है आपके सामने कृष्ण पक्ष, जिसको हम के से इंडिकेट कर सकते हैं, और एक है आपके सामने शुक्ल पक्ष, जिसको हम एस से इंडिकेट कर सकते हैं। अब यदि आप अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो के पहले आएगा, एस बाद में आएगा। तो के को हमने पहले लिख दिया, एस को हमने बाद में लिख दिया। अब देखो, एक पक्ष का जो 15वां दिन है वो अमावस्या कहलाएगा, दूसरे पक्ष का 15वां दिन है वो पूर्णिमा कहलाएगा। 14 दिन दोनों में समान रहते हैं, एकम से लेकर चतुर्दशी तक दोनों में समान रहेंगे। लेकिन जो 15वां दिन होगा वो 15वां दिन एक में अमावस्या कहलाएगा तो दूसरे में पूर्णिमा कहलाएगा। अब मैंने कहा एक में अमावस्या कहलाएगा, तो अमावस्या को हम ए से लिख सकते हैं और पूर्णिमा को हम पी से इंडिकेट कर सकते हैं। और यहाँ भी यदि आप अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे तो ए पहले आएगा। इधर आपने कहा कि के पहले आएगा, एस बाद में आएगा। इधर हम कह रहे हैं ए पहले आएगा, पी बाद में आएगा। के का मतलब कृष्ण पक्ष, एस मतलब शुक्ल पक्ष, ए मतलब अमावस्या और पी मतलब पूर्णिमा। तो देखिए, कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो कहलाएगा अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो कहलाएगा पूर्णिमा। और ये जो पूर्णिमा की जो रात होती है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है। तो चलिए अब वापस पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहा कि यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि 1 महीने में एक बार आपको दिखाई देगा। पूर्णिमा के 15 दिन के बाद दोबारा पूर्णिमा नहीं आएगी, अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या के बाद जो अगला पखवाड़ा होगा, जो अगला 15 दिन का समय होगा, उसमें फिर आपको फिर पूर्ण आकार में चांद दिखाई देगा, वो फिर पूर्णिमा कहलाएगी। तो पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाएगी। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। मैंने कहा कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होगा वो अमावस्या कहलाएगा। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? और ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। और ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि जैसे ही, और यहाँ साइड में एक प्रयोग भी दिखाया हुआ है, ये वाला जो दिखाया हुआ है एक प्रयोग दिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक्स में कक्षा 6 के छोटे बच्चों के लिए, कि आप करके देख सकते हैं। जैसे आपने कोई भी एक टॉर्च लिया, ये मैं प्रयोग पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। प्रयोग ये करके दिखाया गया है कि आप कोई भी टॉर्च लें, उस टॉर्च के जो अगला जो हिस्सा होता है, जो टॉर्च का मुंह जो कांच वाला हिस्सा होता है, उस पर आप एक कागज़ एक तरीके से रबर बैंड की सहायता से बांध दें और उस कागज़ में आप छोटे छोटे छेद कर दें। उसके बाद आप एक अंधेरे कमरे में जाएं, सभी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें और आप टॉर्च को जलाएंगे दीवार से थोड़ा सा दूर खड़े होकर, तो दीवार पर आप देखेंगे छोटे छोटे बिंदु चमकते दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि कागज़ में जहाँ आपने छेद किया है, उस छेद से जो लाइट है वो पास होकर और वो सीधे जाके दीवार पे पड़ेगी, तो वहाँ आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे। वो ऐसा ही दिखाई देंगे जैसे रात में आसमान में तारे चमक रहे हो। ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने अंधेरे का माहौल बनाया तो आपको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर उसी समय आप कमरे की लाइट ऑन कर देते हैं तो आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देंगे। सेम वही होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश तेज होता है। आपने कमरे में जैसे ही लाइट ऑन की तो कमरे में प्रकाश तेज हो गया, तो वो जो आपके छोटे टॉर्च वाले बिंदु थे वो दिखना बंद हो गए। उसी प्रकार जैसे ही दिन में सूर्य का तेज प्रकाश होता है तो जो तारे होते हैं वो आपको चमकते हुए दिखाई नहीं देते। अगली बात हम देखें कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ध्यान रखना दोस्तों, खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है? ऐसी जो भी वस्तुएं जो रात के समय में आपको आसमान में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। जो बड़े आकार के होते हैं, जो गैसों से बने होते हैं, उनके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, जैसे सूर्य भी एक तारा ही है। ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड, ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा कोई भी खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी खुद की ऊष्मा और अपना खुद का प्रकाश होगा उसे तारा कहा जाएगा। चलिए अगला मैं इसी लेसन का नेक्स्ट पेज देखिए। चलिए अगले पेज पर हम बात करें कि रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या उनका प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। आपको पता है कि सूर्य है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है, और सबसे नज़दीक तारा होने के कारण उसकी लाइट जो है, उसकी जो ऊष्मा है, उसकी जो एनर्जी है वो हमें फील हो जाती है, वो हमें महसूस हो जाती है। बाकी के जो तारे हैं वो अत्यधिक दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो उनकी लाइट वगैरह, उनकी एनर्जी वगैरह, उनकी जो ऊष्मा है वो हमें महसूस नहीं हो पाती। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। कई बार आपने देखा होगा जैसे रात में तारे जो होते हैं वो तारे मिलकर एक समूह, एक अपना ग्रुप सा बना लेते हैं। जैसे ये आप लोग ग्रुप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये ग्रुप सा बना हुआ है 7 तारों का, जो सप्तऋषि मंडल जिसे आप लोग कहते हैं। सप्तऋषि यानी सप्त यानी 7 और ऋषि कहते हैं एक तरीके से संतों को, कि ये 7 संतों का एक प्रकार से समूह है। तो जो ग्रुप सा अपना बना लेते हैं उन्हें कहा जाता है नक्षत्र मंडल। मंडल का अर्थ होता है समूह या ग्रुप। तो आपने कहा कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखना कि जो सप्तऋषि मंडल है वो कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है, तो वो अर्सा मेजर का भाग है। और कोशिश करें कि यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो बात जहाँ पर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसे आप ध्यान रखना, तो उसे कोशिश भी करें कि आप मेरे साथ साथ पेन और नोटबुक लेकर बैठें और उसे नोट करते हुए चलें। क्योंकि यहाँ से आप, अगर आपने एनसीईआरटी को पूरी को कवर कर लिया, कक्षा 6 से लेकर 12 तक कवर कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जीके पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट जीके आपकी आ चुकी है और बहुत इजी लैंग्वेज में आ चुकी है। तो क्यों ना लॉकडाउन का फ़ायदा उठा लिया जाए, कवर ही कर लेते हैं, एनसीईआरटी को एक बार पूरे तरीके से कवर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि जो सप्तऋषि मंडल है वो अर्सा मेजर का भाग है। अच्छा, ये एक छोटे बच्चों के लिए कहा गया कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में हो रही तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं।
चलिए अगली बात पढ़िए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। बिल्कुल आपको पता होगा कि जो बुजुर्ग लोग अभी भी यदि आप देखेंगे तो वो दिशा डिसाइड कर लेते हैं, जो डायरेक्शन है डायरेक्शन भी डिसाइड कर लेते हैं तारों की सहायता से। जैसे उत्तरी दिशा, उत्तरी तारा जो होता है वो उत्तरी दिशा को बताएगा, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ये लोकेशन आप लोग ध्यान रखें कि जो ध्रुव तारा है वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यदि आप देखेंगे ना, देखिए सप्तऋषि में 2 संकेतक तारे होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सप्तऋषि में ये 2 संकेतक तारे हैं। संकेतक तारे देखो ये रहे, ये जैसे सप्तऋषि मंडल है तो ये 5 तो अलग अलग हो गए, ये 2 बिल्कुल आपको सीधी लाइन में मिलेंगे, इनको संकेतक तारे बोला जाता है। और संकेतक तारों के साथ आप यदि उनके बिल्कुल सामने यदि आप देखेंगे तो आपको ध्रुव तारा अलग ही चमकता हुआ दिखाई देगा। ये ध्रुव तारा है, तो जो इसकी सहायता से आप इसे पता कर सकते हैं, सप्तऋषि मंडल की सहायता से आप इसे देख सकते हैं। देखिए हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों, मैंने अभी आपको बताया संकेतक जो दोनों बिल्कुल साथ में तारे हैं, संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए कि यदि एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो दोनों तारे हैं, इन दोनों तारों के यदि आप बिल्कुल सामने ऐसे लाइन बनाकर यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपको ध्रुव तारा आपको दिखाई देगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। देखिए मैंने कहा कि जो पिंड, जो खगोलीय पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश होता है उन्हें आप लोग तारा कहेंगे। और ध्यान रखना कि जिनमें अपनी ऊष्मा या अपना प्रकाश नहीं होता उन्हें आप लोग ग्रह कहेंगे, उन्हें आप लोग प्लैनेट कहेंगे, ध्यान रखना। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं अपनी ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ये आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि तारे और ग्रह में अंतर क्या होता है। तारा वो होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, जबकि ग्रह वो होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा या अपना प्रकाश नहीं होता, वो किसी दूसरे तारे की सहायता से चमकते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहा जाता है, ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो ये ध्यान रखें कि जो प्लैनेट वर्ड है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना हुआ है। प्लैनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक यदि आप सरल लैंग्वेज में समझें तो परिभ्रमण का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, और परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। तो जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो चारों ओर घूमते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के पास अपनी ऊष्मा या अपना प्रकाश नहीं है, पृथ्वी सूर्य की भांति चमकती नहीं है। तो सूर्य को तो हम लोग तारा कहेंगे, लेकिन पृथ्वी को हम लोग तारा ना कहकर पृथ्वी को हम लोग ग्रह कहेंगे। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि अगर सूर्य आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे रात के समय में सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो पूरी पृथ्वी पर बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास अपने खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी जो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करती है वो सूर्य से प्राप्त करती है। जैसे ही सूर्य ज़्यादा तेज चमकेगा तो हमें गर्मी भी लगने लग जाएगी, क्योंकि ऊष्मा जो पृथ्वी प्राप्त कर रही है वो सूर्य से प्राप्त कर रही है। तो पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और अपनी संपूर्ण ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई प्रतीत होगी। अच्छा, कुछ एक फैक्ट आपके सामने है, ध्यान रखना कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले हैं। और काफ़ी बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। तो ध्यान रखना 3 ग्रह हैं जिसमें से बृहस्पति है, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से ही देखा जा सकता है। पृथ्वी से यदि आप इन छल्लों को देखना चाहें तो आप इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, आप इन्हें दूरबीन की सहायता से ही देख सकते हैं। देखिए कितने इजी लैंग्वेज में आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बड़ी सरल भाषा में आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर बात करें। देखिए अगली बात समझिए भाई। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक टॉपिक की, सौरमंडल। और सौरमंडल के बारे में आपको मैं एक बार बता दूं। देखिए आप साइड में यहाँ पर पढ़ेंगे, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ध्यान रखना, सोल शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया? सूर्य देवता के लिए किया गया।
सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। जो सूर्य का परिवार है उसे सौरमंडल कहा जाएगा। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, एक छोटे बच्चों के लिए प्रयोग दिया गया है। अब आप समझे सौरमंडल को। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए सौरमंडल में कौन कौन शामिल है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। सौरमंडल में एक तो सूर्य शामिल है और उसके साथ साथ 8 ग्रह शामिल हैं। बाकी उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, सभी हैं। ग्रहों की संख्या आप लोग ध्यान रखें 8 ग्रह, यानी मुख्य रूप से सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अब हम पढ़ लें एक बार सूर्य को। देखिए सूर्य को यदि आप पढ़ें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल में प्रकाश और ऊष्मा का जो एकमात्र जो सिंगल सोर्स है, वो सिंगल सोर्स आपका सूर्य ही है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ध्यान रखना दोस्तों, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये सबसे नज़दीक है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, उनमें सबसे नज़दीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, शब्द की उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, जब मैं क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाना, अगर मैंने आपके बैच में स्टार्ट किया, तभी मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या है। ज्योग्राफी का मतलब कतई आप ये नहीं बताएंगे कि पृथ्वी का अध्ययन करना। ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं होता, बल्कि ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना होता है। ध्यान रखें, ज्योग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ अर्थ नहीं होता, बल्कि डेस्क्राइब टू द अर्थ होता है, पूरी पृथ्वी का वर्णन करना। क्योंकि यदि आप अध्ययन की बात करेंगे तो अध्ययन का मतलब आप केवल पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि आप वर्णन की बात करेंगे, विवरण की बात करेंगे, तो इसका मतलब पृथ्वी के आसपास जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी भी आप लोग बात कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि हम केवल पृथ्वी की ही बात नहीं करते, पृथ्वी के आसपास हमें जो भी दिखाई देता है, हम हमारे सौरमंडल की बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो पृथ्वी के आसपास हमें जो दिखाई देता है उसकी सभी की बातें करते हैं। तो ध्यान रखना कि ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना नहीं होता, ज्योग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन करना होता है, पृथ्वी का विवरण देना होता है। अच्छा, किससे बना हुआ है ये देखिए, इसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, में ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना। जियोग्राफिया जो शब्द है, ये जो जियोग्राफी शब्द है, ये जियो प्लस ग्राफिया से बना हुआ है। आपको बता दूं, जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना या विवरण देना। अच्छा, आपको साथ में देखिए कुछ एक बातें और आपको यहाँ पर अच्छी बातें पढ़ने को मिल रही हैं। जैसे यदि आप देखेंगे जियो शब्द में यदि आप लॉजी जोड़ेंगे तो आपको बनेगा जियोलॉजी, और जियोलॉजी का मतलब होगा पृथ्वी का अध्ययन करना। ध्यान रखना, जहाँ जियोलॉजी की बात करेंगे वहाँ आप केवल पृथ्वी की बात करेंगे, तो जियोलॉजी का मतलब होगा पृथ्वी का अध्ययन करना। यदि आप जियो में मैट्रिया शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा जियोमेट्री, जियोमेट्री का मतलब होगा पृथ्वी का मापन करना। और जियो में यदि आप आइड शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा जियोइड, जिसके का मतलब होगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये दोस्तों हमने सूर्य की बात कर ली कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। देखिए, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। वो 8 कौन से हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं, और नाम के साथ साथ उनकी सूर्य से दूरी याद रखनी है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले आएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 8 ग्रहों के नाम भी आ गए और 22 सीक्वेंस आ गए, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में आ गए। तो क्रम आपको इनको याद रखने के लिए देखिए एनसीईआरटी में एक ट्रिक भी आपके सामने दी गई है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, माई वेरी इफिशेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, बड़ी आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए, इसमें जिनको भी एक तरीके से बोल्ड किया हुआ है, क्लर्ड किया हुआ है, उन लेटर से आपको ग्रह के नाम याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले एम, एम से बन जाएगा मरकरी, मरकरी यानी बुध हो जाएगा। वी से विनस, विनस यानी शुक्र। ई से अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। ऐसा एम से देखिए, एम से आप इंग्लिश में याद रखें तो मार्स याद रख सकते हैं। बाकी मैं कहूँगा आपको कि सीधा आप एम से मंगल याद कर ले। आप मार्स भी याद ना करें तो आप एम से सीधा मंगल याद कर ले। जैसे जुपिटर यानी बृहस्पति, ऐसे आप इसी तरीके से सीधा शनि याद कर सकते हैं। ऐसे आप सीधा शनि याद कर लेंगे, यू से यूरेनस याद कर लेंगे, और एन से आप लोग सीधा नेपच्यून याद रख लेंगे। तो एम से आपका मरकरी यानी बुध हो गया, सूर्य से सबसे नज़दीक तारा।
इसके बाद वी से विनस यानी शुक्र, ई से अर्थ यानी पृथ्वी, एम से आप सीधा मंगल याद रख लें, जे से जुपिटर यानी बृहस्पति, एस से आप सीधा शनि याद रख लें, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून बन जाएगा। चलिए अगली बात पढ़िए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए और इन रास्तों को कक्षा कहा जाता है। देखिए ये जो 8 ग्रह हैं, ये 8 के 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जो इनका चक्कर लगाने का जो रास्ता होता है वो रास्ता इनकी कक्षा कहलाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है और यदि आप देखेंगे तो नेपच्यून सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर ये सीक्वेंस बताया है, तो बुध सबसे नज़दीक तारा है सूर्य के, सबसे नज़दीक सॉरी तारा नहीं ग्रह है, बुध सबसे नज़दीक ग्रह है और जो नेपच्यून है वो सबसे दूरी पर है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। यानी बुध का जो कक्षा में अपनी कक्षा में जब बुध सूर्य के चक्कर लगाएगा तो उसकी जो अवधि होगी, उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 88 दिन का टाइम पीरियड होगा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और इसकी आकृति पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। आपने कई बार देखा भी होगा, पुरानी किताबें वगैरह आप पढ़ेंगे तो उनमें ग्रहों की संख्या 9 लिखी हुई आपको मिल जाएगी, क्योंकि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक हुई थी अगस्त 2006 में, उस बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए इन अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सीरस और प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। इनको ग्रह नहीं कहा जा सकता, इन्हें बोने ग्रह कहा जा सकता है। अच्छा, इधर भी कुछ बॉक्स में आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, अब देख लीजिए क्या आप इन चीज़ों को जानते हैं फिर नहीं जानते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। जो खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहा जाता है। जैसे कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं और आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगले पेज पर सूर्य के बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की। सभी ग्रहों की हमें इसी तरीके से बात करनी है। तो पृथ्वी की यदि हम बात करें तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। जैसा भी आपको बताया, सबसे नज़दीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाता है, तो तीसरा पृथ्वी आ जाएगा। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ध्रुवों के पास यदि आप देखेंगे तो ये चपटी है और चपटी होने के कारण इसे भू आब कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। श्योर तो नहीं कहते कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि शायद पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी एवं वायु उपस्थित है जो कि मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखें। देखो कितने सारे प्रश्न आपके सामने बनते हुए आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन माना जाता है सौरमंडल, ज्योग्राफी का सबसे पहला लेसन और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, और NCERT में आपको बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये समझ में आ रहा है। तो पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। एक ये प्रश्न आप याद रखें कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देगा, तो पृथ्वी नीले रंग के दिखाई देगी। क्योंकि इसका नीले रंग की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर यदि आप पृथ्वी देखेंगे तो लगभग इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, साथ में आप लोग देखें, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है और इसके बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसको लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चलिए दोस्तों, अब पृथ्वी के बाद हम बात करें चंद्रमा को लेकर। उससे पहले आपको एक रोचक तथ्य बता देता हूँ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ये ध्यान रखें, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। अब हम बात करते हैं चंद्रमा को लेकर।
हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। यानी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला केवल एक ही ग्रह है और वो ग्रह है दोस्तों चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ध्यान रखना, इसकी दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इधर साइड में एक बॉक्स आपके सामने बना हुआ है, इसे भी पढ़ लेते हैं। उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि सौरमंडल का सबसे मुख्य, जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है, जो सबसे मुख्य तारा है, वो सूर्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहा जाएगा और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को उपग्रह कहा जाएगा। ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे अगर मैं बात करूं, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो पृथ्वी को आप लोग ग्रह कहेंगे, और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी जो अपने आप में एक ग्रह है, उसके जो चक्कर लगाएगा वो उपग्रह कहलाएगा, तो चंद्रमा को आप लोग उपग्रह कहेंगे। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड होते हैं। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कि इनसैट, IRS, एडुसैट, ये सारे भारतीय उपग्रह हैं जो कि अंतरिक्ष में भारत की तरफ से भेजे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगले पेज की बात करें। चंद्रमा एवं पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लगता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसके सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर आप इनकी छाया को देख सकते हैं। पृथ्वी से यदि आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपको चंद्रमा पर छाया सी दिखाई देती है। वो दोस्तों छाया नहीं है, वो जो चंद्रमा की सतह पर जो भी मैदान वगैरह हैं, जो भी पर्वत वगैरह हैं, जो भी गड्ढे वगैरह बने हुए हैं, वो आपको छाया के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए, अब हम बात करें क्षुद्र ग्रह। देखिए, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, क्षुद्र ग्रह कौन से ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल एवं बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही एक भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। ये ग्रहों के एक भाग थे जो कि विस्फोट के कारण ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ये हो गए दोस्तों आपके क्षुद्र ग्रह। अब हम बात करें, देखिए, उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, न्यूज़ चैनल वगैरह में देखा होगा कि कई जगह पर पत्थरों के टुकड़े आसमान से गिर जाते हैं। तो उन्हें आप लोग जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में या न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं कि आज वहाँ उस जगह पर उल्कापिंड गिरा। तो उल्कापिंड क्या होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जब कोई उल्कापिंड आपको पृथ्वी पर गिरता हुआ दिखाई देगा तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, प्रकाश हो जाता है, क्योंकि वो जलता हुआ नीचे गिरता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा, जिसे आप मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा क्या होती है। आकाशगंगा की यदि हम बात करें दोस्तों, ये तारों का एक समूह होती है, तारों का एक पट्टी सी होती है जिसे आकाशगंगा कहा जाता है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। चलिए, अगली बात देखिए। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है।
ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये बाहर वाला हिस्सा आपको पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड का भाग होगी दोस्तों आकाशगंगा, आकाशगंगा का भाग सौरमंडल, और सौरमंडल का भाग पृथ्वी, और पृथ्वी का भाग हम सभी। अच्छा, इसी के साथ कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उनको ज़रूर देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से? तो आपको बताया था शुक्र ग्रह को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपको बताया था पृथ्वी। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा पृथ्वी। चलिए कुछ एक 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं, ये और देख लीजिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो आपको पता है दीर्घवृत्ताकार सर्किल की आकृति में, इस प्रकार सर्किल की आकृति में जो पथ होता है, जो रास्ता होता है उस पर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है दोस्तों। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी अभी मैं पढ़ के गया हूँ, अभी अभी मैंने पीछे ही पढ़ा है, पिछले पेज पर ही। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जल्दी से कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इसका आंसर आप सभी कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे भी कुछ हैं। अगर हो सके तो आप लोग मुझे इसके आंसर भी कमेंट करके बताएं, यदि आप लोग मुझे बता सकें तो। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर यदि आप बता सकें, जैसे खाली रिक्त स्थान में आपको भरना है कि का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं। पूरा लेसन आपने पढ़ा, अब लेसन पढ़ने के बाद इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सबसे करीब कौन है? सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ग्रहों के पास अपनी क्या नहीं होता? जैसे इसका मैं बता देता हूँ आपको, इस तरीके से आपको भरना है, जैसे ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता, इस तरीके से आपको ये भरने हैं। तो बाकी जो बच गए इनके आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी है, बड़ी इजी लैंग्वेज में आती है, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। और आप लोग साथ में बने रहें। जब तक आप लोगों के कोचिंग सेंटर खुल नहीं जाते हैं तब तक हम एनसीईआरटी को इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे, और कोशिश करूँगा कि जैसे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद भी इसे कंटिन्यू करूँ, जब तक आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।